फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर वैदिक काल में लोगों की आर्थिक स्थिति को पढ़ रहे थे। अब अपन आगे देखते हैं इसी में टॉपिक में। देखिए क्या बोला है। निष्क, शतमान, कृषण और रथिका और गुंजा जैसी आदि माप की अलग अलग इकाइयां थी। निष्क जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में सोने का आभूषण था, वो अब उत्तर वैदिक काल में एक प्रकार का करेंसी बन गई, यानी कि एक प्रकार की मुद्रा बन गई। ठीक है, तो देखो निष्क, शतमान, कृषण आदि ये सब क्या है, माप की अलग अलग यूनिट्स थी। ठीक है, किसी भी चीज को जैसे मेजर करते हैं तो जो मेजर होता है, मेजरमेंट्स की अलग अलग यूनिट थी। क्या थी? निष्क, शतमान, कृषण और कृष्णल, रथिका, गुंजय, सब क्या है, माप की अलग अलग यूनिट्स यानी कि इकाई थी। निष्क जो था दोस्तों, वो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, एक प्रकार का सोने का आभूषण था जिसे लोग पहनते थे। लेकिन यही निष्क उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया, एक प्रकार का करेंसी बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोला है कि व्यापार पण के द्वारा संपन्न होता था और उत्तर वैदिक पीरियड में करेंसी आ चुकी थी, मतलब मुद्राओं का यूज होने लगा था। लेकिन फिर भी लोग ना नॉर्मल लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, व्यापार ना पण के द्वारा संपन्न होता था। ठीक है, पण के द्वारा व्यापार होता था। पण अब क्या होता है, देखिए पण भी ना एक प्रकार का धन होता है, एक प्रकार का ना मतलब पैसा ही होता है, जो कि जैसे अपन कुछ सौदा करते हैं, जैसे किसी चीज में सौदे में अगर अपन कोई पैसा जो लगाते हैं ना, उसको स्पेशली पण कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज की बाजी लगाना, किसी चीज का सौदा करना, उस सौदे में जैसे कोई डील होता है, उसमें जैसे अपन पैसा लगाते हैं, तो वो जो पैसा होता है, वो जो धन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पण कहा जाता है स्पेशली। पण मतलब बेसिकली आप समझ लो एक प्रकार का धन है ये भी। लेकिन पण का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखोगे, तो किसी डील में, किसी सौदे में जो पैसा लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यापार पण के द्वारा संपन्न होता था। उत्तर वैदिक पीरियड में करेंसी आ चुकी थी, यानी कि हालांकि देखो उत्तर वैदिक पीरियड था, इसमें क्या होता था, करेंसी आ गई थी, यानी कि मुद्रा का यूज होने लगा था। यानी कि आपका जैसे जैसे जो करेंसी होता है ना, मुद्रा होता है, सिक्के, सोने, कोई सभी करेंसी, वो यूज होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या करेंसी यूज होता था? नहीं, उस समय वस्तु विनिमय, यानी अगर तू 1 किलो चावल देगा तो मैं तुझे 1 किलो शक्कर दूंगा, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले। ये चलता था वस्तु विनिमय। विनिमय का अर्थ ये होता है दोस्तों, एक्सचेंज, चेंज करना। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है सामानों को चेंज करके सामान लेना। एक सामान दो तो दूसरे सामान लो। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ना हालांकि क्या हुआ, करेंसी का यूज होने लगा, मुद्राओं का प्रचलन होने लगा था, लेकिन फिर भी लोग लेन देन के लिए, नॉर्मल लेन देन के लिए पैसों का यूज यानी कि मुद्राओं का यूज नहीं करते थे। वो लोग वस्तु विनिमय पद्धति का ही यूज करते थे, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड से चला आ रहा था। उत्तर वैदिक काल में करेंसी फेमस थी, मुद्राओं का प्रचलन होता था, लेकिन फिर भी उस समय के लोग नॉर्मल लेन देन के लिए वस्तु विनिमय का यूज करते थे। वस्तु विनिमय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपके पास 1 किलो चावल है और मुझे 1 किलो शक्कर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, भाई तू चावल ले ले, मुझे शक्कर दे दे। तो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले। वस्तुओं को आदान प्रदान, एक्सचेंज करके लोग बिजनेस करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, करेंसी आ गया। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, करेंसी, पैसे को देकर कोई भी सामान खरीदते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा था क्या, ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं। वही ऋग्वैदिक पीरियड का जो वस्तु विनिमय वाला जो लेन देन था, वो उत्तर वैदिक काल में भी चला चला लेकिन फिर भी उस काल में, उत्तर वैदिक काल में करेंसी का यूज होने लगा था, लेकिन लोग फिर भी नॉर्मल लेन देन के लिए वस्तु विनिमय पद्धति का ही यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, इसमें आगे पढ़ते देखिए क्या बोला है कि निष्क, शतमान, कृषण, ये सभी क्या है, एक प्रकार की करेंसी भी है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये माप के भी प्रकार थे, लेकिन निष्क, शतमान, कृषण, ये सभी जो है ना, ये मुद्रा के भी प्रकार है। ये एक प्रकार के यूनिट्स भी हैं मेजरमेंट के, बट एट द सेम टाइम ये एक प्रकार के करेंसी के भी टाइप है। कौन? निष्क, शतमान, कृषण, ये सभी क्या है, मुद्रा के भी प्रकार है। अगर आपको पूछेगा क्या ये माप के प्रकार है, अलग अलग मापों के प्रकार है, तो आप बोलोगे हाँ। निष्क, शतमान, कृषण जो है, ये सभी मुद्रा के भी प्रकार है और एक प्रकार के मेजरमेंट के भी एक प्रकार के यूनिट्स है। मापों के भी, किसी मेजरमेंट के भी यूनिट्स हैं। निष्क, शतमान, कृषण, ये सभी क्या है, एक प्रकार की करेंसी के भी टाइप हैं, मुद्राओं के भी प्रकार है, और साथ ही साथ ये अलग अलग मेजरमेंट्स की भी यूनिट है, अलग अलग मापों की भी इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो देखो दोस्तों, इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ना लोगों को समुद्र का भी ज्ञान था।
ठीक है, मतलब इस काल में समुद्र था ये तो कंफर्म है, लेकिन लोगों को समुद्र का भी ज्ञान था। लोगों को मालूम था कि दुनिया में समुद्र भी है, ओशन है, सी है। और वैदिक ग्रंथों में ना समुद्री यात्राओं की चर्चा मिलती है। वैदिक ग्रंथों में क्या है, समुद्री यात्राओं की चर्चा मिलती है, यानी कि लोग समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, जिससे हमें क्या संकेत मिल रहा है, व्यापार और वाणिज्य का। व्यापार और वाणिज्य का अर्थ होता है दोस्तों बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस। देखो व्यापार का तो दोस्तों आपको पता होगा, सामान खरीदना बेचना, लेकिन ये जो वाणिज्य है, इस वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी सामान है, कोई भी सर्विस है, उसको प्रोड्यूसर से लेकर जहां पर उस सामान का या उस सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उसे प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सिनेरियो को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाणिज्य। ठीक है, सपोज आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो क्या वो ऑर्डर है, वो जो कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, कोई भी चीज अगर आप मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कौन करता है, वो कंपनी जहां पर उस ऑर्डर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो उस कंपनी में बनता है, उसके बाद वो जो जो अपना जो कंपनी जो बेचता है, एक बनाने वाला प्रोड्यूसर एक अलग होता है, और उसके बाद जो उस सामान को जो बेचता है, फिर वो बेचने वाला क्या करेगा, आप तक सामान को पूरा पहुंचाएगा। तो प्रोड्यूसर से लेकर, बेचने वाले से लेकर पहुंचने वाले तक जो सामान को यूज करता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, एक सामान को जहां वो बन रहा है, जिसको जो उसको बेच रहा है, और जिसका वो जो उसको यूज कर रहा है, ये इन इन तीनों प्रोसेस में जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जो पूरी उसकी प्रक्रिया होती है, जो उसकी पूरी जर्नी होती है प्रोडक्ट की, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वाणिज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करता है, तो जहां पर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बन रहा है, वहां से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में उसको जो पूरा प्रोसेस, जो जो पूरा प्रोसेस लगता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाणिज्य। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि निष्क, शतमान, कृष्णल, ये सब जो है ना, ये एक प्रकार के करेंसी के प्रकार है, यानी कि मुद्रा के प्रकार है। साथ ही में ये अलग अलग मापों के भी यूनिट्स है, अलग अलग मापों के भी इकाई है। तो निष्क, शतमान, कृष्ण अलग अलग मेजरमेंट के भी यूनिट्स है, साथ ही में करेंसी के भी प्रकार है। अगर आपको पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल के लोग क्या समुद्र से परिचित थे, तो आप बोलोगे हाँ। किस आधार पर बोलोगे, तो आप बोलोगे कि इस काल के ग्रंथों में ना हमें समुद्री यात्राओं की चर्चा मिलती है। लोग समुद्री यात्रा किस लिए करते होंगे, जाहिर सी बात है, अपने सामान को, एक देश के सामान को दूसरे देश में बेचने के लिए समुद्र से ट्रैवल करते थे। मतलब उस जमाने में भी लोग इंटरकनेक्टेड थे, बिजनेस उस समय में भी होता था। इस बात का संकेत हमें मिलता है, व्यापार और वाणिज्य का संकेत मिलता है, जहां पर वाणिज्य का अर्थ होता है किसी गुड, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जो सर्विस है, जहाँ पर उसका निर्माण होता है, वहाँ से लेकर उसे कंज्यूमर तक आने में जितना प्रोसेस उसको फेस करना पड़ता है, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए इसमें क्या बोला है कि इस टाइम धातु गलाने का काम एक बड़े लेवल पर होता था, और इस टाइम में तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण यानी कि डिवाइसेस या वस्तु बनाई जाती थी। देखो, धातुओं की खोज हो चुकी थी, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब की क्या क्या था, खोज हो गया था। अब जब भाई खोज हो गया है, तो उससे जितना मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, उनका अलग अलग फील्ड में उनका यूज होने लगा। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज भी लगने लगी, उद्योग लगने लगे। तो इसी समय क्या हुआ, इसी टाइम में धातु को गलाकर गलाने का काम भी शुरू हुआ। अब मेटल्स की खोज हो गई, तो उन मेटल्स को पिघलाकर अलग अलग चीजें बनाई जाने लगी। ठीक है, डिवाइस बनाए जाने लगे, वेपन्स बनाए जाने लगे, जिससे इंसान अलग अलग क्षेत्र में उनका उपयोग कर सके, जैसे कि खेती में यूज कर सके, ठीक है, शिकार में यूज कर सके, ऐसे आप समझ सकते हैं, जिनमें धातुओं का यूज होने लगा। तो धातुओं की खोज हो गई। अब खोज हो गई तो क्या हुआ, इंडस्ट्री लग गया। अब इंडस्ट्री लग गया तो क्या हुआ, धातु गलाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। किस लिए हुआ, ताकि उससे नए नए औजार, उपकरण या वस्तुएं बनाई जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी काल में तांबे को गला करना विभिन्न प्रकार की उपकरण और वस्तुएं बनाई गई। तांबा यानी कि आपका कॉपर। कॉपर बहुत यूजफुल है, आज के समय में भी यूजफुल मेटल था और उस जमाने में भी यूजफुल मेटल था।
तो स्पेशली कॉपर को पिघलाकर क्या हुआ, कई प्रकार के डिवाइसेस, कई प्रकार के वेपन्स बनाए गए जिसका यूज़ मानव अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इंसान अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अलग-अलग फील्ड में यूज़ करता था। जैसे कि मान लो खेती में यूज़ करता होगा, शिकार में यूज़ करता होगा। ठीक है? तो बेसिकली आप ये चीज़ समझो कि इस काल में धातु की खोज हो गई, तो धातु को गलाने का काम बड़े पैमाने पर होने लगा, बड़े लेवल पर होने लगा। धातु से संबंधित उद्योग लग चुके थे और उनमें तांबा सबसे इम्पोर्टेंट था। तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तु बनाने शुरू हो गए। ठीक है? ताकि इंसान उसको अलग-अलग क्षेत्र में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, इस काल में क्या था, इस काल में ना दोस्तों कपड़ा उद्योग यानी कि जो आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कपड़ा उद्योग जो था, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट प्लेस था। ठीक है? कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी। हालाँकि इस काल में हमें कपास का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें ऊन, छज आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब इस काल में कपड़ा उद्योग जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन क्या हमें इस काल में कपास का उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन हमें किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है? ऊन, छज आदि आदि जो है इन सब की जानकारी हमें मिलती है। तो अगर आपको पूछेगा क्या इस उत्तर वैदिक काल में कपड़ा उद्योग था? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, कपड़ा उद्योग था। क्या हमें उत्तर वैदिक काल से ऊन और छज आदि का उल्लेख मिलता है? तो आप बोलोगे हाँ, मिलता है। क्या हमें इसमें कपास का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, इस काल में दोस्तों कपड़ा उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालाँकि कपास का उल्लेख तो नहीं मिलता है, बट ऊन, छज आदि का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, इस काल में एक बात ये भी थी, देखो ऋग्वेदिक काल में करेंसी का प्रचलन नहीं था, मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो गया। लेकिन क्या ये रेगुलर बेसिस पे होने लगा? लगातार अब करेंसी चलने लगी क्या? नहीं, बस शुरुआत हुई थी। लेकिन जो नियमित प्रचलन होता है, जो रेगुलर बेसिस पे जो करेंसी, जैसे कि आज के ज़माने में क्या है, करेंसी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। आज से 50 साल, 60 साल पहले से ही करेंसी चल रही है, लोग मुद्राओं का यूज़ कर रहे हैं। आज हम नोट नोट के आधार पर कागज़ी मुद्रा यूज़ करते थे। कुछ समय पहले हम सोने के आभूषण, स्वर्ण मुद्राएँ, चाँदी की मुद्राओं के थ्रू जो था वो हम करेंसी जो यूज़ करते थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल में तो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था चेंजेस, सामान को खरीदना-उतना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, करेंसी का प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन क्या ये रेगुलर बेसिस पे होता था क्या? तो जवाब है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स?